जय हिंद फ्रेंड्स। मैथ वाली अपनी पीवाई की सीरीज में कल फिर से मैंने कुछ सेट लगाए सीपीओ के, सीएचएसएल के, इनके तो कुछ और उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन मेरे सामने फेस हुए जो बहुत ही अच्छे अच्छे थे और अटेम्प्ट भी बहुत ही कम लोगों ने कर रखे थे। और आगे आने वाली सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 हो, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, इनके लिए वापस इंपॉर्टेंट बनते हैं ये वाले क्वेश्चन। जो सब कर रहे हैं वो तो सभी कर रहे हैं, उनको तो वो तो आते ही है सबको ही। कुछ ये क्वेश्चन है जो बहुत कम लोगों को आते हैं या फिर एकदम से कम लोग हैं, 5-10% जिनको ही आते हैं। तो अपन भी उनकी कैटेगरी में आए और इनको सीखें और अब की बार अच्छा परफॉर्म करें आगे एग्जाम में। तो चलो, जिन जिनको ये सीरीज पसंद आ रही है वो जुड़ जाएं आगे और चलो स्टार्ट करते हैं। सीपीओ में है हुआ 2023 में, है ना। मैंने कर तो लिया था सेट में इसको, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा ले गया था। देखो यार, माना सी एक वृत्त है जिसका केंद्र O है। सी एक वृत्त है, इसका केंद्र O है, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। ठीक है। माना पी क्यू वृत्त की स्पर्श रेखा है जो ए पर वृत्त को स्पर्श करती है। ये पी और क्यू वृत्त की स्पर्श रेखा है, ए पर वृत्त को स्पर्श कर रही है। ए वाला ये पॉइंट है ना, ये वाला इस पर स्पर्श कर रही है। ठीक है। मान लीजिए बी पी क्यू पर एक बिंदु इस प्रकार है कि ए बी की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। ये बी एक बिंदु है जो पी क्यू पर है ना। तो और ए बी की लंबाई 12 सेंटीमीटर दे रखी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ ये 12 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, यदि ओ बी को मिलाने वाली रेखा वृत्त को आर पर प्रतिच्छेदित करती है। ओ को और बी को मिलाने वाली ये जो लाइन है ना, ये वृत्त को कहाँ प्रतिच्छेदित कर रही है, आर पर कर रही है, करती है। तो बी आर की लंबाई याद करो। बी आर यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ है ना, ये अपन से क्वेश्चन में पूछे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कोई भी स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या से यहाँ से मिलती है ना, तो ये 90 डिग्री कोण बनाती है। ये अपन थ्योरम जानते हैं, है ना। और ट्रिपल एट भी अपन जानते हैं, 5, 12, 13। तो ये लाइन कितनी रहेगी, ये हो जाएगी 13। जब ये केंद्र से लेकर यहाँ परिधि तक ये वाली त्रिज्या 5 है, तो ये पूरी 13 है, यहाँ तक की 5 है, यहाँ तक की ये देखो, ये येलो है ना, यहाँ तक की 5 है क्योंकि रेडियस है, और पूरी की पूरी 13 है। तो ये बाहर वाली कितनी बची, ये बचेगी 8। कितनी बचेगी, 8। और ये अपन से पूछा था, डी अपना आंसर हो जाएगा। बताओ, था क्या मुश्किल सवाल, लेकिन फिर भी बहुत कम लोगों ने अटेम्प्ट किया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसी सेट का क्वेश्चन है सीपीओ का ही। देखो, इसको भी मैंने कर तो लिया था लेकिन टाइम थोड़ा ज्यादा लग गया और वैसे बहुत ही कम लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया है। देखो यार, ज्यादा डिटेल से नहीं जाएंगे, सबसे बेस्ट अप्रोच बताऊंगा मैं इस क्वेश्चन को करने की। ए और बी 36,000 रुपए में एक प्रोजेक्ट लेते हैं। किसी प्रोजेक्ट को लिया 36,000 रुपए में, करने का ठेका लिया, आप ऐसे समझ लो। ए अकेला उस कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है। ए है ना, वो 25 दिन में पूरा काम कर सकता है, उस प्रोजेक्ट को कर सकता है। उन्होंने 5 दिनों तक एक साथ काम किया। ए प्लस बी ने 5 दिन काम किया। पहले क्या बोल रहा है, ए प्लस बी ने कितने दिन काम किया, 5 दिन। इसका मतलब क्या है, ए ने भी 5 दिन काम किया, बी ने 5 दिन काम किया, लेकिन साथ काम किया है। ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, अगले 5 दिनों तक बी अकेले कार्य करता है। पहले 5 दिन तो दोनों काम करते हैं, अगले 5 दिन तक बी अकेले कार्य करता है। ठीक है, ये समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं ना, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन बड़ा आसान है। उसके बाद ए ने बी को प्रतिस्थापित कर दिया, मतलब पहले 5 दिन ए प्लस बी ने काम किया, अगले 5 दिन बी ने अकेले ने काम किया, और फिर उसके बाद में बी को तो रोक दिया और ए ने काम किया, और ए ने बी को प्रतिस्थापित किया और शेष कार्य को 5 दिनों में कंप्लीट कर दिया। तो ए ने लास्ट में 5 दिन काम किया और काम पूरा कर दिया। अब यहाँ से पाकिस्तान का बच्चा भी जानता है इतनी छोटी सी बात को कि ए ने शुरू में 5 दिन काम किया और लास्ट में 5 दिन काम किया है। तो ए ने टोटल काम किए कितने दिन है, ए ने 10 दिन काम किया है। तो ए जब पूरा काम 25 दिन में कर सकता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/25। तो 10 दिन में कितना काम करेगा, 10/25। इसको अपन सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 5 से काटेंगे 2, 5 से काटेंगे 5। इसका मतलब ए ने 2/5 काम किया है। किसने,
ए ने, और 2/5 का मतलब होता है 40%, और 40% काम किसने किया है? ए ने। इसका मतलब सीधा सीधा है कि बचा हुआ जो 60% काम है ना, वो किसने किया होगा? बी ने किया होगा। हाँ या ना? तो टोटल काम कितना हो गया? 100% काम कंप्लीट हो गया, और 100% काम करने के लिए कितने रुपए मिलते हैं? 36,000 रुपए मिलते हैं, है ना? तो 1% की वैल्यू यहां से आ जाएगी। ठीक है, तो उसने क्या पूछा है? ए ने कितने, मतलब ए का हिस्सा कितना है ये पूछा है, तो ए ने कितना काम किया? 40%, जितना काम करेगा उतना ही पैसा मिलेगा। तो ए का हिस्सा है 40%, 40 से इसको अपन गुणा कर देंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, और 36 चौको कितना होता है? 144 होता है। एक जीरो ये वाले, एक जीरो ये वाले, 2 जीरो आगे लगा देंगे, 14,400 रुपए ए के हिस्से में आएंगे। अगर वो बी का पूछता तो अपन इसको 60 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 60% काम किसने किया है? बी ने किया है। तो ए अपना आंसर बनेगा। बताओ कौन से एंगल से ये सवाल मुश्किल था? हालांकि मैंने कर तो लिया था, लेकिन टाइम ज्यादा लग गया था। ये सबसे बेस्ट अप्रोच है इस क्वेश्चन को करने की। मतलब ये वाला जो प्रोसेस है ना, मैं येलो से हाईलाइट कर रहा हूँ, देखना। ये वाला जो प्रोसेस है ना, ये वाला प्रोसेस लिखने की जरूरत नहीं है। पढ़ते पढ़ते पता लग गया अपन को कि ए ने 10 दिन काम किया है। अपन तो डायरेक्ट ये वाली चीज लिखते, फिर ये लिखते, ये लिखने के बाद ये लिख के और अपना आंसर तक पहुंच जाता। विद इन 30, 35, 40 सेकंड में आराम से आंसर तक पहुंच जाते। चलो, सीखा, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो, कितना प्यारा क्वेश्चन है। सीएचएसएल में पूछा गया, देख लो। सीएचएसएल को क्या हल्के में ले रखा है क्या? देखो, मैंने खुद ने अटेम्प्ट 18 किए थे इस सेट में, ये गलत हो गया था। लेकिन इस क्वेश्चन को करने वालों की संख्या सिर्फ और सिर्फ 12% है, उसमें मैं नहीं हूँ। मैंने कोशिश तो बहुत की, मेरे पास टाइम बचा था आराम से। मैंने कोशिश की 3 मिनट तक, 3 मिनट से ज्यादा तक, 3.5 मिनट तक कोशिश की, लेकिन नहीं बना। फिर मैंने इसको छोड़ दिया। देखो यार, अब इसको सीखते हैं। अब अगर ऐसा कोई सवाल आएगा तो अपन इसको फोड़ेंगे। देखो, ध्यान से पढ़ना, क्योंकि पढ़ के डायग्राम बनाना है। डायग्राम मैंने बनाया है ना? इसमें क्वेश्चन में डायग्राम बनाया हुआ नहीं था। अगर डायग्राम बनाया हुआ होता तो अपने लिए इसको करना और आसान हो जाता है ना। क्या बोल रहा है? केंद्र एम और एन वाले दो वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और 8 सेंटीमीटर। मतलब जिसका केंद्र एम है ना, उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। तो ये छोटा वाला 5 सेंटीमीटर इसकी रेडियस, तो अपन इसको मान लेते हैं एम। मान के लेते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। तो बड़ा वाला क्या है? इसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर, तो इसको इसको बोला गया एन। यहाँ तक की लाइन समझ में आई? वृत्त एक दूसरे को टी पर बाह्य रूप से प्रतिच्छेदित करते हैं। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला, ये टी है। इसको मैं उधर कर देता हूँ, है ना? ये वाला पॉइंट टी है। बाह्य रूप से वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं। एक रेखा पी आर सीधी खींची जाती है। रेखा है पी आर, जो सीधी खींची जाती है, बिंदु एम, टी और एन पी आर पर स्थित है। और एक बात और बोल रहा है, पी एम के निकट है। मतलब ये जो एम इसका केंद्र है ना, इसके निकट पी है। ठीक है, और रेखा कौन सी खींची गई? आर, तो इधर आर होगा। उसने बोला है कि एम टी एन, एम टी एन एक ही रेखा में है, मतलब सीधी रेखा पर स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पी से एम केंद्र वाले वृत्त पर पी क्यू 12 सेंटीमीटर की एक स्पर्श रेखा क्यू पर स्पर्श करती है। मतलब पी से एक स्पर्श रेखा खींची जा रही है, किस पर? एम वाले ट्रायंगल पर, एम वाले सर्कल पर। एम वाला सर्कल ये है, और एक किस पर स्पर्श कर रही है? क्यू पर, और इसकी लंबाई दे रखी है 12 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक की बात? ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? आर से, आर कौन सा है? आर ये वाला है। तो आर से केंद्र एन वाले वृत्त पर एक और स्पर्श रेखा आर एस खींची जाती है, जो एस पर स्पर्श करती है, या एस पर स्पर्श कर रही है, और इसकी लंबाई है 15 सेंटीमीटर। बात क्लियर है यहाँ तक? तो पी आर की लंबाई सेंटीमीटर होता नहीं। ये जो लाइन है ना पी आर, यहाँ मैं हाईलाइट करता हूँ, रुको। यहाँ से यहाँ तक की लाइन ना, ये वाली, इसकी लंबाई अपन को बतानी है क्वेश्चन में। देखो, अपन क्या कर सकते हैं? स्पर्श रेखा जहां वृत्त को स्पर्श कर रही है, इसको अपन केंद्र से मिला देंगे। केंद्र से मिलाते ये वाला जो एंगल बनेगा ना, ये बनेगा 90 डिग्री का। हाँ है ना? बिल्कुल। और इसकी रेडियस कितनी है? 8। अपन को फिर 8 यहाँ लिखते ही याद आ गया कि यार 8, 15, 17 ट्रिपल 8 होता है। तो ये 8 है, ये 15 है, और ये राइट एंगल है, तो ये कितनी बनेगी? ये बनेगी 17। मैं रेड से लिखता हूँ, ये बनेगी 17। तो यहाँ से
यहां तक की लेंथ आ गई 17। हाँ या ना? आगे बढ़ते हैं। अपन ने क्या किया कि ये वाला जो एम केंद्र वाला जो सर्कल है ना, इसकी स्पर्श रेखा को केंद्र से मिलाया, और मिलाते यहाँ भी राइट एंगल बनता है। और ये वाली लाइन अगर 12 है और इसकी रेडियस 5 है अपने पास, तो 5 12 17, ये भी ट्रिपल एट बनता है। 5 12 13, सॉरी 17 नहीं, 5 12 13, ये भी ट्रिपल एट बनता है। तो अभी अपन को यहाँ पता लग गया कि यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ना, यहाँ से यहाँ तक ये 13 होगी। तो 13 तो ये है, 17 ये है, टोटल कितनी होगी? 30 सेंटीमीटर लेंथ अपने पास पहले से आ गई। अब अपन को पता है यार, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ, ये इसकी रेडियस ये 8 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की रेडियस ये 5 है। तो 8 और 5 13, ये जोड़ देंगे अपन, तो 30 में 13 और जोड़ देंगे, तो टोटल आ जाएगी 43। यही अपन से पूछा था कि पी आर की लंबाई कितनी है? 43। तो बी अपना आंसर बनेगा। बताने में टाइम लग गया होगा, लेकिन अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज और अगर आप डायग्राम बना लेते टाइम पे, तो इस क्वेश्चन को 1 मिनट 20 सेकंड में लगभग लगभग बना ले जाते इस क्वेश्चन को, है ना, आराम से। अच्छा क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो यार, ये भी CHSL में सेम सेट में पूछा गया था, क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा है। 17% लोगों ने किया था इसको, मैंने भी कर तो लिया था, लेकिन थोड़ा सा वजह से टाइम चला गया था ज्यादा। देखो क्या बोल रहा है। दिए गए आरेख का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। पिछले साल कुछ पिछले पिछले कुछ वर्षों में दो कंपनियों से आयात और निर्यात का अनुपात दिया गया। पहले क्या है? इंपोर्ट है, और उसके बाद एक्सपोर्ट है। ठीक है, और ये अनुपात दिया गया। ऐसे क्वेश्चनों में कई को तो क्या दिक्कत होती है कि यार इसका अनुपात निकालने कैसे? देखो ये 0.8 दिया गया है, तो अपन इस 0.8 को कैसे लिख सकते हैं? 8/10 लिख सकते हैं। तो ये इसका रेशियो आ गया। ऊपर वाला किसका है? इंपोर्ट का, और नीचे वाला किसका है? एक्सपोर्ट का। ऐसे लिखेंगे, पहले बात तो ये समझ लो, जिसको नहीं पता है वो। ठीक है, अब अपन आते हैं क्वेश्चन पे। उसने क्या पूछा है कि दिए गए वर्ष में कितने वर्षों में कंपनी एन का आयात निर्यात से अधिक था? ये अपन से पूछा है। तो सबसे पहले कितने वर्षों में पूछा है, तो अपन सारे वर्षों का निकालेंगे। एन का पूछा है, तो एन कौन सा है? ये वाला है, जो ब्लू वाला है, ये वाला। ठीक है, तो सबसे पहले 2005 में कितना है? देखो 1 है, तो इसको अपन लिखेंगे इंपोर्ट बटा एक्सपोर्ट, है ना। 1/1 लिख देंगे। एक इंपोर्ट है, एक ही एक्सपोर्ट है। पहला हो गया पहले साल का। दूसरे साल में कितना है? 1.1 है, क्योंकि 1.2 और 1 के बीच में तो 1.1 हो जाएगा। 1.1 को कितना लिख सकते हैं अपन? 11/10 लिख सकते हैं, दूसरे साल का हो जाएगा। तीसरे साल में कितना है? 1.3 है, इसको अपन 13/10 लिख सकते हैं, है ना। चौथे साल में कितना है? वापस से 1.1 है, तो इसको कितना लिख सकते हैं? 11/10 लिख सकते हैं, है ना। और पांचवें साल में कितना है? ये है 1.5 है, तो इसको 15/10 लिख सकते हैं, है ना। और लास्ट कितना है? ये है 1, तो इसको 1/1 लिख सकते हैं। पहले तो अपन इतना काम करेंगे जल्दी से जल्दी। ठीक है, अब इंपोर्ट ज्यादा होना चाहिए, एक्सपोर्ट कम होना चाहिए। ऐसे कितने साल है? ये तो बराबर है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ये भी बराबर है, तो ये भी बिल्कुल नहीं होगा। बाकी 1 2 3 4 साल ऐसे हैं जिनमें निर्यात कम है और आयात ज्यादा है ना। यही अपन से पूछा था। 4 वर्ष ऐसे हैं, तो ये अपना आंसर बनेगा। अच्छा सवाल था ये भी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये देखो यार, ये भी CHSL के सेट में पूछा गया था। मेरे से अटेम्प्ट नहीं हुआ, मैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे पूछे गए थे पहले वाले सेटों में, तो डायरेक्ट पूछ लिया तो कर लिया। अब थोड़ी सी लैंग्वेज घुमा दी तो मैं कंफ्यूज हो गया, तो मेरे से नहीं बना फिर ये। यदि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का औसत 2 है, अपन संख्या मान लेते हैं x, और उसका व्युत्क्रम कितना होता है? 1/x। इसका औसत निकालेंगे तो पहले इसको जोड़ेंगे, फिर 2 का भाग देंगे, और औसत कितना है? 2 है। तो यहां से अपनी एक चीज निकल के आई कि x प्लस 1/x कितना है? 4 है। ये बात समझ में आ गई। आगे उसने क्या पूछा है? तो उसके घन और उसके व्युत्क्रम का औसत किसके बराबर होगा? तो इसका घन, इसका मतलब x³ प्लस 1/x³।
का औसत बटा 2 किसके बराबर होगा, ये अपन से पूछा है। तो यार अपन ने अलजेब्रा में एक वो पढ़ा है, कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा है कि x प्लस 1/x बराबर अगर k है तो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ कितना हो जाएगा, हो जाएगा k³ -3k। अब इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता तो मैं भी जल्दी से कर देता, इसने ऐसे लैंग्वेज में डाल के दे दिया तो मैं खुद कंफ्यूज हो गया कि यार ये क्या पूछ लिया। तो बात वही है, बस दूसरे तरीके से पूछ ली। तो अपन को पता है x³ प्लस 1/x³ कितना होगा, तो 4 का क्यूब -3, 3 × 4, तो 4 का क्यूब होता है 64 -4 तो ये 12, तो ये कितना बन गया 52। लेकिन उसने तो औसत पूछा है, तो औसत पूछा है तो अपन 2 का भाग इसमें और दे देंगे, तो वो कितना आ जाएगा 26। तो ये अपना आंसर बनेगा। 26 कौन से में, बी में, है ना। तो बी अपना आंसर बनेगा। ये भी बड़ा अच्छा सवाल था। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। ये देखो यार, ये क्वेश्चन ने तो हद मचा दी भैया। मेरे पास इतना टाइम बच गया था कि मैं इसके पीछे ही पड़ा रहा कि आज तो मैं इसको कर ही लूंगा। जिद पे अड़ गया था मैं तो कि इसको तो करके ही उठूंगा। देखो, अब मुझे भी शर्म आ रही है इस क्वेश्चन को देखते हुए कि टाइम देखो आप, जैसे कोई मैं बेल्ला ही बैठा था पेपर में करने वो। मेरे पास रियल में इस पेपर में लगभग शायद मैंने 45 मिनट में से पहले ही कंप्लीट कर लिया था। अब मेरे पास टाइम बचा था, मुझे पता है यार ये क्वेश्चन तो मैं कर ही लूंगा। मैंने इसको 3-4 बार ट्राई किया, पता नहीं मैं कहाँ फंस गया, क्या गलत कर रहा था, फॉर्मूला गलत लिख रहा था, पता नहीं क्या कर रहा था। मेरे से क्वेश्चन हुआ ही नहीं बाद में, इतना ज्यादा कंफ्यूज हो गया मैं इसमें। लेकिन बाद में मैंने देखा जब पेपर सबमिट हुआ, उसके बाद में देखा कि यार ये तो कुछ था ही नहीं इसमें, फालतू में मैंने 5.5 मिनट खराब कर दिए। इतनी देर में मैं 3 क्वेश्चन और को कर लेता, लेकिन मुझसे टाइम से पहले पेपर हो गया था तो बाकी क्वेश्चन आ ही नहीं रहे थे, तो करूँ कहाँ से, है ना। तो चलो अब सीखते हैं इसको, इसलिए मैं इसको लेके आया हूँ। एक अर्धवृत्त का परिमाप दे रखा है 56.54 सेंटीमीटर। इसका व्यास सेंटीमीटर में कितना है, जब पाई का मान अपन को लेना है 3.14। तो अर्धवृत्त का परिमाप होता है पाई आर प्लस 2r। तो यहाँ से अपन ले लेंगे पाई, आर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, पाई प्लस 2 बचेगा। और इसकी वैल्यू दे रखी है अपन को 56.54। ठीक है, तो इसको अपन आगे बढ़ेंगे तो ये क्या कर सकते हैं, अपन इसको लिखेंगे एक्स नहीं सॉरी आर है। पाई की वैल्यू 3.14 प्लस 2 बराबर 56.54। और इसमें 2 जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5.14। इधर आ जाएगा आर। तो आर की वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, 56.54 बट्टा 5.14, इसका दे देंगे इसमें भाग। ठीक है, और इसका इसमें भाग देंगे तो ये आएगा 11। देख लेना, बहुत ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, 11 आएगा। लेकिन अपन अपन को पूछा है इसका व्यास कितना है, तो व्यास आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर था। अच्छा सवाल था ये भी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, नेक्स्ट भी है और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। इस क्वेश्चन में देखो सीपीओ में आया था ये, और मैं भी इसमें फंस गया, पता नहीं नियर बाई तो मैं पहुंच गया, लेकिन हड़बड़ाहट में पता नहीं क्या हुआ कि मैं नहीं कर पाया इसको। टाइम तो मैंने 3 मिनट से ज्यादा ले लिया, मेरे पास बचा हुआ था तो, लेकिन फिर ये बना नहीं। और वैसे भी 31% लोगों ने इसको किया, तो मैं भी 31% की कैटेगरी में शामिल नहीं हो पाया। चलो कोई बात नहीं, अब सीखते हैं और आगे से ऐसा आएगा तो फिर से सेम गलती नहीं करेंगे। एक आयताकार कक्ष के फर्श की लंबाई और चौड़ाई, कोई आयताकार कक्ष है, उसकी लंबाई दे रखी है 126 और चौड़ाई दे रखी है 90। 126 फीट और 90 फीट है। प्रत्येक सबसे बड़ी एक जैसी वर्गाकार टाइलों का क्षेत्रफल वर्ग फीट में कितना होगा, जिसका उपयोग इस फर्श पर इस तरह से टाइल लगाने में किया जा सके कि फर्श का कोई भी हिस्सा खाली ना रहे। तो देखो यार, आयताकार है, इसमें वर्गाकार टाइल लगानी है, पहली बात तो ये ध्यान में रखनी है। लिखा है देखो वर्ग, कहाँ लिखा हुआ है, वर्गाकार, हाँ वर्गाकार टाइल लगानी है ना। और उसमें टाइल का क्षेत्रफल बताना है, एक टाइल का वर्ग फीट में। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि अपन इसका एलसीएम लेंगे, है ना। तो इसका इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 18। 18 पंजो 90 होता है, 18
70 126 होता है ना। हाँ, तो इनका एलसीएम आएगा 18। तो वो सबसे बड़ी जो साइज है ना, वह सबसे बड़ी साइज है 18। जिस साइज 18 ही ऐसे और 18 ही ऐसे वर्गाकार, जो टाइल इसमें पूरी पूरी फिट हो जाएगी और कोई भी जगह खाली नहीं रहेगी, क्योंकि 18 इन दोनों का एचसीएफ है। ठीक है। तो उसने बोला कि टाइल का क्षेत्रफल ज्ञात करना। टाइल वर्गाकार है, साइड इसकी 18 है, तो 18 गुणा 18 क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 18 का वर्ग होता है 324। ये इसका क्षेत्रफल है। इतना सा क्वेश्चन था, मात्र 20 से 25 सेकंड का, लेकिन बात ही समझ में नहीं आई कि करना क्या है, कैसे करना है, तो कंफ्यूजन में इतना लंबा खींच गया क्वेश्चन, है ना। था इतना ही बस। तो आज के लिए इतना ही। और अगर ये सीरीज और ये क्वेश्चन पसंद आते हैं तो जुड़े रहें और सीखते रहें। और इसमें जो अप्रोच मैं लगाता हूँ ना क्वेश्चन को सोल्व करने की या फिर एग्जाम वाली, इससे बेटर आपको कोई आती है तो आप कमेंट करें। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि भी ये चीज तो बिना फॉर्मूला भी हो सकती थी। तो हाँ बिल्कुल, मैं तो ये नहीं बोल रहा कि मैं ओमनीशिएंट हूँ और मुझे सब कुछ आता है, लेकिन मैं भी लर्नर हूँ, सीख रहा हूँ। तो मुझसे बेस्ट अप्रोच किसी को आती है तो वो कमेंट में जरूर बताएं, मैं उसको भी सीखूंगा। कोई हमसे सीख ले और कोई हमको सिखा दे, ऐसे सीख के बढ़ते हैं अपने मंजिल की तरफ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद,